So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I am the Secretary SDGs at the Burak Association. Along with this, I'm serving my role as the co-founder of ReEd Resilience and Adaptation. Apart from this, हम लोग जांच रहे थे, हम लोग सीख रहे थे, हम लोग रिसर्च कर रहे थे और हम लोग साथ साथ पढ़ रहे थे कि किस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग कहलाती है, क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इंट्रोडक्शन है। अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने ये भी सीख लिया है कि क्या ऐसे कौन कौन से इदारे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा काम की रोल अदा कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी जान लिया है कि किस तरीके से सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की जा रही है, उसको किस तरीके से वो ग्रीन ग्रोथ की मद में आ रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कल की वर्कशॉप के अंदर कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम लोग रिन्यूएबल फाइनेंसिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्या क्या काम हो चुका है, कौन कौन से बैरियर्स थे, कौन कौन सी कंफ्यूजन थी हमारे पास, और किस तरीके से हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन बैरियर्स के हम लोग टेक आउट कर रहे हैं। और आज की वर्कशॉप के अंदर व्हाट वी विल बी कवरिंग, ये हम लोग की टोटल वर्कशॉप की सीरीज की टाइटल्स थे। वी हैव कवर्ड द फर्स्ट 4 वर्कशॉप्स और आज की वर्कशॉप में वी विल बी कवरिंग द लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड नाम से पता है कि यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अस। जैसे ही हम लोगों ने COP26 COP27 से स्टार्ट किया था, विदाउट बिफोर गोइंग टू कॉप लॉस एंड डैमेज फंड, जस्ट लेट मी नो कि आपको कॉप्स का पता है, आइदर जस्ट बाय रिएक्शन और आइदर जस्ट टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। अ क्विक रिएक्शन, अगर आपको कॉप्स का पता है आप यस लिख दीजिए, अगर आपको कॉप्स का नहीं पता आप बेशक नो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मिस मुजना, एंड आई एम होपिंग कि बाकियों को भी पता हो कि कॉप्स क्या कहलाती हैं। कॉप्स के अंदर बेसिकली आप ये कहते हैं कि लास्टली जो COP26 थी, COP27 के अंदर कॉप COP27 जो इजिप्ट शर्म अल शेख के अंदर हुई थी, उसके ऊपर उसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर सही तरीके से गुफ्त शनीद हुई थी। और जब गुफ्त शनीद के बाद लॉस एंड डैमेज फंड को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय COP28 के अंदर भी इसके ऊपर बात की गई थी एंड थोड़ी सी इसको पजीराई मिली थी। लेकिन स्टिल फिर हमारे पास कुछ की कंसर्न्स थे, कुछ की क्वेश्चंस थे। आज हम उन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हम लोग को ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन से डील करें और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि लॉस एंड डैमेज फंड का फ्यूचर का तयन करेंगे कि क्या फ्यूचर हो सकता है लॉस एंड डैमेज फंड का। और हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हु विल बी द होस्ट, कि कौन सा ऐसा कंट्री होगा या कौन सी ऐसा इदारा होगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो, जो कि लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर उसको प्रॉपरली मटेरियलाइज कर सके, उसको प्रॉपरली मोबिलाइज कर सके। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल होस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वी विल बी डिस्कसिंग द बैकग्राउंड फॉर द टॉपिक, कि किस तरीके से लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर why we had the need to develop a loss and damage fund, इसकी क्यों नीड हमें ज़रूरत पेश आई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बी डिस्कसिंग इट। तो द नंबर वन थिंग इज कि हमारा प्लेनेट है डेट इज बीइंग वार्म्ड अप्रोक्सीमेटली 1.3 डिग्री सेल्सियस तक। और ये वार्म जो इसकी आपके वैल्यू है, इट इज बीइंग वार्मिंग पर एनम हर साल 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.3 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज देखा जा रहा है। किस वजह से? ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो इंसान खुद ब खुद क्लाइमेट चेंज को तेज कर रहा है। फिर एक और सवाल पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल है या क्या क्लाइमेट चेंज आर्टिफिशियल है। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो जाएगी। बट जैसे जैसे हम लोग इस चीज़ का तयन करते जाएंगे, आप लोग अभी बता सकते हैं, बेशक सोच के बता दीजिएगा एट द एंड कि क्या क्लाइमेट चेंज नेचुरल है या क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक है। हमारे पास मिलियंस ऑफ पीपल, लाख करोड़ों लोग ऐसे हैं आज जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस से फेस कर रहे हैं, उनसे डीलिंग कर रहे हैं। और किन कॉन्सिक्वेंसेस से, किस चीज़ की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं? हायर टेम्परेचर्स की वजह से, राइजिंग की वजह से, आपके पास जो ये स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, आपके पास जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, आपके पास जो एक्सट्रीम रेनफॉल पैटर्न है आपका, उस सब की वजह से क्लाइमेट चेंज ने इंसान इंसानों के लिए, लाखों करोड़ों इंसानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है, वो आप रैपिडली रिड्यूस करने के लिए आपको एक गोल सेट करना पड़ा था और आपने ये कहा था कि यस, हम अपने टेम्परेचर राइज को लिमिटाइज करेंगे ताकि
हमारे पास या हम सबके लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सेफर फ्यूचर हम लोग बना सकें। तो क्या इसका मतलब ये था फिर ये कि हमारी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी, और उन इन्वेस्टमेंट से हम हमारी कम्युनिटीज को इन इम्पैक्ट से सेव कर सकेंगे। बहुत सारी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देखी गई थी एमिशंस को कम करने के लिए और उन एमिशंस क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए, लेकिन ये देखा गया था कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स की स्पीड और उनके मैग्नीट्यूड से, उसके इंटेंसिटी से टैकल आउट करने के लिए ये जो एमिशंस को कम करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, जो अडेप्टेशन हम लोग कर रहे थे, वो कुछ नहीं था। इट वाज नॉट एनफ टू कॉम्बैट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। हम लोगों ने फिर क्या किया? इसका मतलब ये क्या था? इसका मतलब ये था कि लॉस और डैमेजेस जो हम लोग उठा रहे हैं, नुकसानात वगैरह, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हतमी है, वो होने ही होने हैं, उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि किस तरीके से उन कंट्रीज ने लॉस एंड डैमेजेस को हैंडल किया, और वो हैंडल कर रहे थे या वो उन चीज़ों को उठा रहे थे ऑन यूनाइटेड नेशंस लेवल, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, थ्रू क्लाइमेट नेगोशिएशंस और उसके परे। आई होप कि आपको बैकग्राउंड समझ आ चुका हो कि वाई लॉस एंड डैमेज फंड बुनियाद में आया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? बेसिकली लॉस एंड डैमेज एक जनरलाइज टर्म है जो कि यूएन के इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपके लिए डिस्कस की जा रही होती है। उसको ऐसे रेफर किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे होते हैं, जो इंसानों के परे हैं, किस तरीके से हम लोग उसके खिलाफ डील कर रहे होते हैं, और किस तरीके से इंसान प्रॉपरली अडेप्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो वी हैव द एग्जाम्पल्स कि द लॉस ऑफ होम्स एंड लाइव्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फ्लड्स। इट इज अ प्राइम एग्जाम्पल कि किस तरीके से इंसान डील कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस से, और किस तरीके से वो अडेप्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। इसके अंदर फिर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिसके अंदर हम अडेप्टेशन के ऑप्शंस को देखना होता है कि क्या हमारे पास अडेप्टेशन के ऑप्शंस हैं या नहीं है। लेकिन एक और चीज को देखा जाता है कि क्या कम्युनिटी के पास रिसोर्सेज हैं उस अडेप्टेशन के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए, या उस अडेप्टेशन के ऑप्शन को यूटिलाइज करने के लिए। क्या वो कम्युनिटी प्रॉपरली अपनी इस्तात रखती है कि वो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के खिलाफ अपने आप को अडेप्ट कर सके, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, एनएफ है। और आज की डेट के अंदर अभी तक प्रॉपरली टिल नाउ हमारे पास लॉस एंड डैमेज की यूएन की डोमेन के अंदर या यूएन की टर्म के अंदर कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और अगर हम मजीद बढ़ें तो जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा, सो अगर हम मजीद बढ़ें तो वी हैव द क्वेश्चन या वी हैव द थिंग कि लॉस एंड डैमेज फंड बहुत ज़्यादा हार्मिंग है। हमारे पास जो नुकसानात हमें उठा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और वो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सबसे ज़्यादा उठा रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि उस इशू को एड्रेस करना क्लाइमेट जस्टिस की डोमेन के अंदर एक अर्जेंट मैटर है। और अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो देर इज द थिंग कि ये वाला जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यूएन की क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर, मतलब कि यूएन के अंदर और यूएन के बाहर सही तरीके से थोड़ा सा नहीं बताया जा रहा। इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी टेम्परिंग कर दी जाती है इस सब टॉपिक के ऊपर, लॉस एंड डैमेज के रिगार्डिंग। और अगर हम वैसे इन पर्टिकुलर बात करें तो जो कंट्रीज हैं, जो ये सारे कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट के गोल को रीच करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, और इनको, और स्ट्रगल किस वजह से हो रही है या किस बिना पर हो रही है? वो स्ट्रगल पैसे की बुनियाद पर हो रही है कि जो मनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सप्लाई करें लॉस एंड डैमेज फंड, मनी सप्लाई करें वो टू डेवलपिंग नेशंस इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट्स, लेसन द इंटेंसिटी ऑफ दोज इम्पैक्ट्स जो उन कंट्रीज को या उन नेशंस को, डेवलपिंग नेशंस को उठाने पड़ते हैं, ताकि वो क्लाइमेट क्राइसिस से निजात हासिल कर सकें। सो दिस इज somewhat a proper या एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड।
अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लॉस एंड डैमेज, सॉरी, व्हाट काउंट्स एज लॉस एंड डैमेज फंड। सो बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हमारे पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काउंट करते हैं, चाहे वो हमारे पास साइक्लोन्स हो, चाहे वो हमारे पास ड्राउट्स हो, चाहे वो हमारे पास हीट वेव्स हो, या चाहे वो हमारे पास स्लो ऑन गोइंग चेंजेस हो। स्लो ऑन गोइंग चेंजेस से क्या मुराद है, हमारे पास हमारे ग्लेशियर्स का पिघल जाना, हमारी लैंड डिग्रेडेशन, हमारी ओशन एसिडिफिकेशन, हमारे सॉइल इरोजन, हमारी डेजर्टिफिकेशन, हमारा सी लेवल का राइज होना, हमारे ये क्या कहते हैं रेनफॉल्स के एक्सट्रीम रेनफॉल्स होना। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि लॉस एंड डैमेज के अंदर काउंट होती है। और कुछ केसेस के अंदर ये डैमेजेस परमानेंटली उन जगहों को खत्म कर देती है, उन जगहों को तब्दील कर देती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो वी हैव वन ऑफ द एग्जांपल्स किस तरीके से जो सी लेवल राइज देखा गया था लो लाइंग आइलैंड्स के अंदर, और वो आइलैंड्स अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो चुकी है। इसकी प्राइम एग्जांपल दूं तो मालदीव्स इज आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग सबमर्ज्ड अंडर द सी। और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो वी कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन उसकी जो आप कह रहे हैं कोस्टल लैंड्स हैं या उसकी जो कोस्टल बाउंड्री है, हर साल वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तक सबमर्ज्ड हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ओशन वाटर, या एक तरीके से द इंक्रीज ऑफ सी लेवल। अच्छा, अब एक और इसकी आप कह रहे हैं अगर हम आगे बढ़ें मजीद, तो वी हैव द थिंग कि कौन कौन सी डैमेजेस जो इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे पास क्लाइमेट चेंज के, हमारे पास जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो रहे हैं उस वजह से कौन कौन सी डैमेजेस हो रही है। तो डैमेजेस जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से हो रही हैं वो इकोनॉमिक हैं और वो नॉन इकोनॉमिक हैं। और ये जो डैमेजेस हो रही हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो आपस में अपना की रोल अदा कर रही हैं। अच्छा, अगर हम मजीद डिस्कस करें, तो वी हैव द लॉस एंड डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ टू डोमेन्स। हमारे पास इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं, हमारे पास नॉन इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं। वी हैव और अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम लोग इन दोनों को साइड बाय साइड एक तरीके से डिस्कस करेंगे, साइड बाय साइड इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करेंगे। एंड लेट्स मूव फर्स्टली फॉर द इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस और डैमेजेस जो हैं वो हमारे पास हमारे ऐसे रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रही हैं, ऐसे गुड्स को या ऐसी सर्विसेज को जो हम लोग कॉमनली मार्केट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, जो इसकी तिजारत हमारी मार्केट्स के अंदर आराम से हो सकती है। इसके अंदर हमारा डैमेज आ सकती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ये होती है कि एक गुड का ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और ये एक और हमारे ये एक क्रिटिकल रोल अदा करता है ऑन इंटरनेशनल स्केल, ऑन एज वेल एज एन नेशनल स्केल, और लोकली भी, क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारी आम आवाम को देखने पड़ते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, या ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि पुअर हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा देखना पड़ता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश का कोस्टल साइड है वहाँ पर सॉल्ट फार्मिंग एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन रिसेंट ईयर्स के अंदर जो साइक्लोन्स हमारे पास लगातार आ रहे थे बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर चूंकि हमारे पास वो तीनों तरफ से तीन साइडों से वो पानी से घिरा हुआ है, तो जो सी लेवल राइज देखना जा रहा था और साथ जो हैवी रेनफॉल आ रही थी उसने सॉल्ट प्रोडक्शन को टेम्पर कर दिया, उसकी अमाउंट को। और इसकी वजह से जो कंट्री था बांग्लादेश का वो सेल्फ सफिशिएंसी से इरोड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो अब उसको सॉल्ट इंपोर्ट करनी पड़ रही होती है। अगर हम मजीद अब आगे बढ़ें तो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस के ऊपर जाएं, तो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस या जो डैमेजेस हैं वो आप ये कह रहे हैं इकोनॉमिक लॉसेस से ज्यादा, आप कह रहे हैं बहुत खतरनाक है वो इकोनॉमिक लॉसेस के मुकाबले में। और इसके अंदर क्या हमारे पास आ सकता है, इसके अंदर हमारे पास हमारी फैमिली लाइफ, हमारे फैमिली मेंबर्स की जानों का नुकसान आ सकता है, जिसका इफेक्ट या जिसका आप कह रहे हैं लॉस हतमी है और बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इकोनॉमिक लॉस। इसके अंदर हमारे कल्चर्स का डिसअपीयरेंसेस हो सकती है, हमारी सिविलाइजेशंस की डिसअपीयरेंसेस हो सकती है फॉर एग्जांपल। और इसके अंदर हमारा ट्रॉमा आ सकता है कि जो अब ट्रॉमा किस की मद में हमारे आबाओ अजदाद, मतलब कि हमारे आबाई शहर से, हमारे आबाई घर से शिफ्टिंग टू अनदर साइड, वो भी फोर्सफुली। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट्स देखने पड़ रहे हैं हमें, उनका सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। अगर हम लोग मजीद आगे बढ़े तो वी हैव द कम्युनिटीज जो कि
बहुत ज़्यादा इसी चीज़ों की वजह से, कोस्टल इरोजन की वजह से, जो सी लेवल राइज की वजह से हो रही है, वो बरियर ग्राउंड्स के अंदर खत्म हो चुके हैं, उनका खात्मा हो चुका है। और कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? कोस्टलाई कम्युनिटी थी और माइक्रोनेशिया कम्युनिटी थी। फिर हमारे पास ऐसी भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि हमारे पास ऐसी भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि न्यूजीलैंड की थी, और न्यूजीलैंड की सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू नेम मायन सिविलाइजेशंस, दो सिविलाइजेशंस हालांकि हजारों साल पुरानी है, लेकिन उनकी हिस्ट्री से भी हमें ये पता चलता है कि यस, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके पास भी इम्पैक्ट्स आए थे। और अगर हम मजीद आगे पढ़ें, अगर हम मजीद आगे बढ़ें टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव लिंक विद एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन कि व्हाट इज बेसिकली द लिंक, या एक तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एडेप्टेशन, और किस तरीके से ये एड्रेस कर रहे होते हैं लॉस एंड डैमेज को। पेरिस एग्रीमेंट, हमें पता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुका था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और कंट्रीज वगैरह उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और कंट्रीज ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को प्रॉपरली देखा था कि लॉस एंड डैमेज को उन्होंने देखना है, उन्होंने उसका आपके लिए एनालिसिस करना है, उन्होंने उसको मिनिमाइज करना है, उन्होंने उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज करना है, एड्रेस करना है टुवर्ड्स देयर ऑडियंस, टुवर्ड्स देयर सिटीजन। लॉस एंड डैमेज को उन्होंने मिनिमाइज किस तरीके से किया था? मिटिगेशन करके। मिटिगेशन किस तरीके से? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की अमाउंट को कम करके। और उन्होंने कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्री एम्प्टिव एक्शन लिया था, पहले से एक्शन लिया था, प्रोएक्टिव एक्शन लिया था, प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई थी फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये आता था एडेप्टेशन के जुमरे के अंदर। क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर करता है हमारी किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिटीज को, लेट्स सपोज फ्रॉम सी लेवल राइज, और किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर हम लोग उनको हायर ग्राउंड्स की तरफ ले जाएं, अगर हम उनको हायर ग्राउंड्स की तरफ मूव ऑफ कर दें। और एक और तरीका हो सकता है, अगर हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के पैटर्न के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें, हमें पहले से पता चल जाएगा कि यस, नाउ इस एरिया के अंदर पहले से लेट सपोज फ्लड्स आने वाले हैं, लैंडस्लाइड होने वाली है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। हम लोग उनको एक और तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फूड सप्लाई करके प्रॉपर्ली, हमारी फूड सप्लाईज की प्रोटेक्शन से, हमारी ड्राउट रिजिलियंस या ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का हम लोग इस्तेमाल करें, हम उनकी तरफ स्विच कर लें। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके थ्रू हम लोग एड्रेस कर सकते हैं हमारे लॉस एंड डैमेज को, और उसको कम से कम कर सकते हैं, बिकॉज यही पेरिस एग्रीमेंट की बुनियाद थी। अगर हम इसको मजीद आगे बढ़ें या मजीद डिस्कस करें, सो वी हैव द थिंग कि एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करना क्रूशियल पिलर है, ये थर्ड पिलर आता है हमारे पास क्लाइमेट एक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को, हमारी पीपल और कम्युनिटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। कब? जब वो क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट से एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज उनके पास सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, दे विल बी हैविंग अ ट्रॉमा ड्यू टू दोज क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट्स। और वो ट्रॉमा फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, और वो इमोशनल भी हो सकता है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रॉमास। अगर हम मजीद आगे बढ़े, सो इन वी हैव कि किस तरीके से आईपीसीसी ने अपना रोल अदा किया। सो आईपीसीसी ने एक्नॉलेज किया था कि मैग्नीट्यूड जो है क्लाइमेट चेंज का वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो एडेप्टेशन की लिमिट्स हैं, हमारे पास एडेप्टेशन के जो सोल्यूशंस हैं, वो भी इंक्रीज कर रही है। हमारे पास वो लिमिटेशंस कम इंक्रीज हो रही है। हम ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज के मैग्नीट्यूड्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ये सॉफ्ट लिमिट्स को हार्ड लिमिट से डिफरेंशिएट करता है, उसको आपके लिए मवाजना करता है, उसको कंपेयर करता है, उसको अलग कर देता है। सॉफ्ट लिमिट्स कौन सी होती हैं? जब हमारे पास एडेप्टेशन ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटीज के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होती इतनी ज्यादा कि वो एडेप्टेशन ऑप्शंस को परस्यू कर सके। हार्ड लिमिट्स कौन सी होती हैं? ऐसी लिमिट्स, एक तरीके से ऐसे सिचुएशन या सिनेरियो जहां पर हमारे पास कोई भी रीजनेबल प्रोस्पेक्ट या कोई भी रीजनेबल सोल्यूशन है ही नहीं उस रिस्क से अपने आप को अवॉइड करने के लिए। सो दीज आर द हार्ड लिमिट्स। और ये जो लिमिट्स होती हैं, ये वल्नरेबल कम्युनिटीज के अंदर, चाहे सॉफ्ट लिमिट हो चाहे हार्ड लिमिट हो, ये देखी जाती है वल्नरेबल कम्युनिटीज के अंदर। और साथ ही साथ ये रिसोर्सेज के अंदर लैग करते हैं। अब अगर हम मजीद बात करें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स और नेक्स्ट थिंग, दैट इज किस तरीके से लॉस एंड डैमेज फंड
की हिस्ट्री है रही है हमारे पास यूएन क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर। अच्छा, बेसिकली व्हेन आई यूजुअली से यूएन क्लाइमेट नेगोशिएशंस, बेसिकली जो मेजॉरिटी क्लाइमेट नेगोशिएशंस होती हैं वो यूएन की कॉप्स के अंदर होती हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री रही है, किस तरीके से लॉस एंड डैमेज फंड को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था यूएन कॉप्स के अंदर। अगर हम वैसे बात करें तो जो लॉस एंड डैमेज का इशू है वो एक तरीके से लाइवली इशू है यूएन की क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर, और वो 30 सालों से लग चल रहा है लगभग। यूएन के जो यूएनएफसीसीसी था, जब उसको पहले पहले ड्राफ्ट किया जा रहा था 1991 के अंदर, तब आइलैंड ऑफ अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जिन्हें अब कहा जाता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, शॉर्ट फॉर्म स्टेट्स, तो उन्होंने प्रपोज किया था कि हमें कोई ऐसी स्कीम दी जाए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करे इन ऑर्डर टू टैकल आउट फ्रॉम द सी लेवल राइज। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज देखी गई थी कि लॉस एंड डैमेज फंड फर्स्टली अपेयर हुआ था इन नेगोशिएटेड आउटकम जब हमारे पास यूएन की क्लाइमेट टॉक्स हुई थी 2007 के अंदर, लेकिन वो अमल दरामद नहीं हुई थी, उसकी सिर्फ और सिर्फ बात हुई थी। लेकिन जब इसके ऊपर मजीद अटेंशन इसको मिली थी इन द कॉप ऑफ 2013, और 2013 की जो कॉप हुई थी वो वॉर्सो में हुई थी, वॉर्सो पोलैंड के अंदर हुई थी, और पार्टीज ने ये कहा था कि दे विल बी शेयरिंग नॉलेज, वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान में डायलॉग्स को स्ट्रेंथन करेंगे और वो मोबिलाइज करेंगे अपनी एक्सपर्टीज को, किस तरीके से वो एनहांस कर सकते हैं अपना एक्शन और सपोर्ट फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड। लेकिन वॉर्सो मैकेनिज्म और ना ही लेकिन ना ही वाट्सअप मैकेनिज्म और ना ही ऐसा कोई ऐसा मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया गया था कि जो फंड कर सके उन कंट्रीज को टू मैनेज लॉस एंड डैमेज फंड। इसलिए मैंने आपसे कल पूछा था कि क्या लॉस एंड डैमेज फंड फर्स्टली कॉप 27 के अंदर पे हुआ था। सो द आंसर इज नो। कॉप लॉस एंड डैमेज फंड को बेसिकली स्टार्ट ही हुआ था इन द कॉप ऑफ वार्सा पोलैंड, जो कि 2013 के अंदर हुई थी। अब अगर हम मजीद आगे बढ़ें, सो वी हैव द थिंग कि किस तरीके से हमारे पास कोalition देखी गई थी कॉप 26 के अंदर कह दें। सो एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दोस कोalition। हमारे पास क्लाइमेट वालरेबल कंट्रीज ने एडवोकेट किया था, उनका जो एक ग्रुप फॉर्मेशन हुई थी कॉप 26 के अंदर, जो कि 2021 के अंदर हुई थी, कि एक फाइनेंस फैसिलिटी बनाई जाए जो कि डेडिकेट करे लॉस एंड डैमेज को, कि कितना ज्यादा उस कंट्री को लेट सपोज लॉस हुआ है, कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, और उसके मुताबिक उस कंट्री को फाइनेंस प्रोवाइड की जाए। लेकिन इसके ऊपर उस वक्त ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अर्ज किया गया था उन्होंने, लेकिन कोई ज्यादा काम नहीं हुआ था। और यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ने भी ये कहा था कि हम लोग आपको इस चीज के लिए 30 मिलियन पाउंड्स, जो कि डॉलर्स के अंदर 32 मिलियन डॉलर्स होते हैं, हम प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ कॉप 26। अगर हम बात करें कॉप 27 की, तो कंट्रीज ने फॉर द फर्स्ट टाइम एग्री किया था कि वो लॉस एंड डैमेज फंड्स के लिए अरेंजमेंट्स बनाएंगे, एक फॉर्मल एजेंडा के थ्रू एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक मैकेनिज्म बनाएंगे, और इसके अंदर हमारी जो उस वक्त की प्राइम उसकी उसकी मिनिस्टर थी, मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, श्री मिस शीरी रहमान, तो उन्होंने कहा इस चीज की सरबराही की थी। उन्होंने अलॉन्ग विद 7 स्टेट्स, उन्होंने उन सब स्टेट्स को हेड किया था, उन्होंने लीड किया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारे पास इस एजेंडा का होना जरूरी है, और इसने फिर लॉस एंड डैमेज फंड के लिए हिस्टोरिक डिसीजन को स्टेब्लिश किया था। और अगर हम बात करें रिगार्डिंग द स्टेट, या एक तरीके से कि क्या हुआ था कॉप 28 के अंदर, तो कॉप 28 के ही पहले दिन, कॉप 28 से पहले पहले नेगोशिएशंस चल रही थी, कंट्रीज ने सेट कर दिया था लॉस एंड डैमेज फंड को इन मोशन के अंदर, और उन्होंने कहा था कि अब हमें होस्ट कंट्री या होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर को सिलेक्ट करना चाहिए। और उन्होंने ये प्रपोज किया था कि चलो वर्ल्ड बैंक को हम लोग एज अ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर लॉस एंड डैमेज फंड, की जो लॉस एंड डैमेज फंड को लॉस एंड डैमेजेस को एक कंट्री के एनालाइज करेगा और उसके मुताबिक फंड्स प्रोवाइड करेगा। और इसी चीज के अंदर इसको फॉलो करते करते जब कॉप खत्म हुई थी, तो कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम फंड को फाइल करने के लिए, हम फंड को स्टार्ट करने के लिए $700 मिलियन देंगे ऑलमोस्ट। और ये एक ट्रेडमार्क मोमेंट था सबके लिए। लेकिन कॉप 28 के बाद वर्किंग स्टार्ट हुई थी कि हम लोग अब उस फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाए, और ऑफिशियली फिर उसका नाम रखा गया था कि फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, FRLD।
और फिलीपींस को बेसिकली एज अ होस्ट कंट्री कंफर्म किया गया था और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिलीपींस से अपॉइंटेड थे, ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक ने सक्सेसफुली मीट की थी कंडीशंस की टू होस्ट द फंड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज फंड, FRLD। और कॉप 29 के अंदर, जो कि रिसेंटली हमारे पास लास्ट ईयर अजरबैजान बाकू के अंदर हुई थी, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने फाइनेंसिस को मोबिलाइज करने की प्रोग्रेस को जांचा था। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजेस डालनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऐड होनी चाहिए, कि जो $700 मिलियन की प्लेज है वो शुरुआत में थी, अब यू हैव टू ऐड। और उन्होंने ये कहा था कि 2030 तक अप्रोक्सीमेटली क्लाइमेट चेंज से जो डैमेजेस हमें होंगी वो अप्रोक्सीमेटली वल्नरेबल कम्युनिटीज को या वल्नरेबल कंट्रीज को $580 बिलियन तक की चली जाएंगी। दिस वाज अ प्रिडिक्शन, दिस वाज एन एनालिसिस रिप्रेजेंटेड बाय दोज नेशंस। अब हम बात करते हैं कि इशू ऑफ लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, कि क्या लॉस एंड डैमेज फंड एक इशू है लायबिलिटी एंड कंपनसेशन का। एक रीजन तो इसकी ये हो सकती है कि हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि आइदर इट इज अ इशू और नॉट, लेकिन एक ऐसी रीजन है कि जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड को हिस्टोरिकली कंटेंशियस करार दिया गया था, कि ये डेवलप्ड कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड कंपनसेट करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था कि ये लीगल लायबिलिटी के लिए एक एडमिशन होना चाहिए, और कि जो कंसर्न्स हैं लोगों के वो प्रॉपर्ली एड्रेस किए जाएं टू लॉस एंड डैमेज फंडिंग, और फंडिंग अरेंजमेंट्स को प्रॉपर्ली मोबिलाइज करवाया जाए, एक ऐसा फंड इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो लॉस एंड डैमेज फंड के खिलाफ रिस्पॉन्ड करे, और वो फंड बेस्ड हो ऑन कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेशन, और इसके अंदर किसी भी चीज़ की लाइबिलिटी या कंपेंसेशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और इसने ये चीज़ को प्रोवाइड किया था कि एश्योरेंसेस प्रोवाइड, एक चीज़ की यकीन दहानी प्रोवाइड की थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लुक फॉरवर्ड करें, और वो लॉस एंड डैमेज फंड को मोशन में लाएंगे, उसको ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब वी हैव अ क्वेश्चन, एक तरीके से जब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े, देन देयर इज अ थिंग, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि फाइनेंस कर सकती हैं लॉस एंड डैमेज फंड को। आइदर आर देयर सम थिंग्स जो कि लॉस एंड डैमेज फंड को दे सकती हैं। तो देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इसके अंदर हमारे पास रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कि कम्युनिटीज को हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी कैन लॉस एंड जो डैमेज फंड है, या जो लॉस एंड डैमेज फंडिंग है, वो हेल्प कर सकती है पीपल को कि वो अपने घरों की तामीर दोबारा से कर सकें। अपना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि तबाह हो चुका था क्लाइमेट, आप कह लें ये क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से, वो दोबारा से अपना घरों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। और यही हमने पाकिस्तान के अंदर देखा था जब 2022 के फ्लड्स के बाद हमारे पास हमारी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ सिंगर, देर वाज अ सिंगर जिन्होंने UN के साथ और एक और इदारे के साथ कोलैबोरेशन के अंदर बलूचिस्तान के अंदर 100 घरों की तामीर करवाई थी अलॉन्ग विद अ मस्जिद। और उन्होंने कहा था कि दिस विल बी सस्टेनेबिलिटी, उन्होंने सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था। हदीका कियानी ने, आई जस्ट रिमेंबर्ड हर नेम, मिस हदीका कियानी ने प्रॉपरली विद इन द प्रॉपर कोलैबोरेशन उन्होंने 100 घरों की तामीर करवाई थी बलूचिस्तान की प्रोविंस के अंदर। और अगर हम मजीद आगे बढ़े तो इट कैन प्रोवाइड इमीडिएट ह्यूमन असिस्टेंस आफ्टर, अगर हमारे पास एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट हिट करता है उस एरिया को, उस सिटी को, उस नेशन को। और इससे क्या होता है कि हमारे पास रिलीफ और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं विक्टिम्स को, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, बेसिक चीजें, मेडिसिन, आपकी आपकी फूड सप्लाई, आपकी ड्रिंकिंग सप्लाई, आपके हेल्थ चेकअप, दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो कि उन चीजों को या उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। और साथ जो गुरबा होते हैं या जो आपका गरीब तबका होता है उनको कैश ट्रांसफर किया जाता है, इमरजेंसी कैश ट्रांसफर, ताकि उनकी लिविंग को यकीनी बनाया जाए। सॉरी। और जब नेसेसरी हो जाए आखिर तो फंडिंग, जो लॉस एंड डैमेज चीजों के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जा रही होती है, वो असेस करती है, वो असिस्ट करती है माइग्रेशन या रिलोकेशन ऑफ पीपल, जो कि जिनका घर वगैरह, जिनका आप कह लें सब कुछ प्रॉपरली खत्म हो चुका है, तो वो लॉस एंड डैमेज फंड उन लोगों को हेल्प करता है कि वो एक नई जगह पर नकल मकानी करने, एक नई जगह पर, एक नए शहर में चले जाएं, और उनको वो ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल्स को वो आपके लिए एम्पलीफाई करते हैं ताकि सही चीज हो सके। अब अगर हम आगे बढ़े तो वी हैव
द थिंग कि हम इसका फ्यूचर क्या होगा लॉस एंड डैमेज फंड का, व्हाट विल बी द फ्यूचर फॉर लॉस एंड डैमेज फंड। अगर हम बात करें तो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी रेंज, उसकी इंटेंसिटी, उसके ऑकरेंस नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये इसकी जो आपके लिए रेंज इंटेंसिटी वगैरह है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो सकता है, वो शदीद तक जा सकता है। और देयर इज अ थिंग कि इसके जो हमारे पास एम्बिशियस एक्शन नहीं है, हमारे पास एक्शन होना चाहिए ऑन टू लिमिटाइज द रिडक्शन ऑफ एमिशंस, एंड हमारे पास एडेप्टेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। लॉस एंड डैमेज फंड के लिए, लॉस एंड डैमेज फंड की नीड अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। वी हैव टू urgently give the loss and damage fund to the vulnerable countries, to the vulnerable nations। जब लॉस एंड डैमेज फंड मोशन के अंदर आएगा, देन हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर सकती है टू लेसन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो फंडिंग कर, वो अरेंजमेंट कर सकती है फंड्स की, और वो लार्ज अमाउंट के अंदर उस फाइनेंस को जो उन्होंने कलेक्ट किया होगा, जो उन्होंने अरेंज किया होगा, मोबिलाइज करवा सकती है, ट्रांसफर कर सकती है टू दोज वल्नरेबल कम्युनिटीज, टू दोज वल्नरेबल सिटीज और डेवलपिंग कंट्रीज और कम्युनिटीज जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर क्लाइमेट इम्पैक्ट से शिकार होने वाले होते हैं, फ्रंट लाइन के ऊपर जो वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज से, वो उन पैसों को लेकर जो लॉस एंड डैमेज फंड से उनको मिल रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि वो जब उनको एक वेदर इवेंट स्ट्रक करे, उसके इम्पैक्ट्स कम हो सके करंट मुकाबले में। So this was all from our side. This was all. This was the end of the climate workshop series जो कि लास्ट ये हमने 5 देखी थी। We were just concerned on introducing something that is more for a global change। हम लोगों ने ये सोच ली है कि वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ कोर्स जिसके अंदर हम लोग ये बताएं कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर काम कर रही हैं, यूएन की एजेंसीज। टुडे वी आल्सो हेल्ड अ वर्कशॉप रिगार्डिंग द एजेंसीज, और उसके अंदर वी जस्ट डिस्कस्ड अ बिट अबाउट सम ऑफ दोज एजेंसीज। इस कोर्स के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग मोर देन 20 एजेंसीज यूएन की और इंटरनेशनल इदारों की, जो ए टू जी अपने काम कर रही हैं, अपने काम के साथ साथ वो क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर रही हैं। अगर मैं आपको कुछ इदारों की नाम बताऊं, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक वंस, वी हैव यूएनईपी, वी हैव यूएनएफ ट्रिपल सी, हमारे पास यूएनसीसीडी है, हमारे पास यूएनसीबीडी है, वी हैव आईओएम, वी हैव इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, वी हैव इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास ये यूनाइटेड नेशंस वाटर है, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, यूएन के इंटरनेशनल इदारे हैं अपार्ट फ्रॉम यूएन जो कि काम करें इन्वायरमेंट के डोमेन के अंदर। सो वी जस्ट थॉट कि हम लोग प्रॉपरली रिसर्च के साथ ये सिखाएं या एक तरीके से ये ट्रेन करें कि ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से इदारों के साथ आप काम कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इदारों को आप लोग चाहिए। We were just thought to introduce those courses, to introduce those knowledge through a course। We will be I guess इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, और within just 2 days हमारे पास इसके ऊपर थोड़ा सा काम स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग इसको लाइव कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। तो अगर आप लोग काम करना चाहते हैं हमारे साथ, we will be just looking forward to making you work with us। Thank you so much। और ये हमारी जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप्स थी उनका एंड था। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क मी आइदर ऑन लिंक्डइन और आइदर ऑन द कमेंट्स। आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं आइदर इन द चैट बॉक्स, और जस्ट फील फ्री टू रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच करना है तो यस, आपके पास आपका नेशनल इदारा है एनडीआरएमएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं, यू कैन वर्क विद देम, एंड आई हैव जस्ट रिटन द एब्रिविएशन। एनडीआरएमएफ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है, आपके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है। सो यू कैन वर्क विद द एनडीआरएमएफ या डायरेक्टली आइदर गोइंग बाय अप्लाइंग थ्रू द पीपीएससी, एफपीएससी, आप काम कर सकते हैं इन द मिनिस्ट्री और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं।
सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपने बुराक के साथ काम करना हो, फील फ्री टू हिट अ टेक्स्ट आइदर टू वन ऑफ द एडमिन्स, एंड हम लोग आपके साथ काम करने के अंदर इंटरेस्टेड है। अगर आपके पास कोई रिसर्च आइडिया है जो कि आप करना चाहते हैं, सो यस वी विल बी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू गाइस। और हमारी जो वर्क क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप सीरीज थी उसका अख्तिताम हो चुका है। हमारे हमने बहुत क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप्स को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में सीखा है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर आपको 100% नहीं तो एटलीस्ट 50%, 40%, 30%, अगर 10% भी समझ आए इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग वर्कशॉप्स, इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। yes, I have made a change, I have contributed to the society. जितना मेरे से हो सका, I have just contributed. Yes, there is a certificate. You guys will be having the certificates. हमारी टीम इसके ऊपर काम कर लेगी, और it will be showing, it will be the credibility, or the Brack Association is perfectly registered with the और with the SCCP. तो अगर कोई आप क्रेडिबिलिटी पूछेगा ब्राक एसोसिएशन की, यू कैन टेल देम कि यस वी आर कंप्लीटली रजिस्टर्ड। सो आई गेस आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द कोर्स, अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि वी जस्ट हैड अ वर्कशॉप टुडे, और उस वर्कशॉप के अंदर वी हैड सम पॉजिटिव आपके लिए रिस्पॉन्सेज। वी हैड अ फेलो मिस्टर अब्दुल जुबार, जो कि अभी यहाँ पे भी हैं, ही वाज विद मी इन द लास्ट वर्कशॉप। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। आप काम कर सकते हैं हमारे साथ, और अगर कोई क्वेश्चन होगा प्लीज हिट मी अप विद आइदर ऑन माई Gmail, आइदर थ्रू बुराक एसोसिएशन। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरे से आइदर लिंक्डइन के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू हैव माई Gmail एज वेल। थैंक यू सो मच। शब बखैर, खुदा हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और अपनी क्लाइमेट जर्नीज का आप आगाज़ कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मे ही ब्लेस यू ऑल विद लोड्स ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड।